है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाता है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं मोशन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, डिफरेंस देखा हम दोनों में क्या है। कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन पढ़ा। उसके बाद में स्पीड के बारे में पढ़ा। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने कवर करा था, बाद में डिटेल में उसको बाद में करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बाद का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेलोसिटी का। जिन्होंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं वो पुरानी क्लास काइनेमेटिक्स की क्लास नंबर 1 और 2 जरूर देखिए, क्योंकि आप सीक्वेंस में देखोगे तभी आपका कुछ फायदा होगा। तो आज काइनेमेटिक्स की क्लास नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी तो एक प्रकार से देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई अंतर खास है नहीं, सिर्फ अंतर है तो डायरेक्शन का। स्पीड और वेलोसिटी देखो, तो मैं आपको कह दूं कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ। आप क्या बताया मैंने, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, तो वो आपकी बन गई स्पीड। क्या बन गई? स्पीड। अगर मैं आपको बोलता हूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, लेकिन आपको मैं डायरेक्शन भी दे दूं कि नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, ऐसी कंडीशन में वो आपकी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। कुछ अंतर समझ में आया कि अगर आपको डायरेक्शन दी जाए, स्पीड के अंदर डायरेक्शन दी जाए तो वो बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी, और अगर ओनली आपको बोल दिया जाए कि इस स्पीड से जाओ तो वो बन जाएगी आपकी स्पीड। तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करवाई तो वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object with time in a particular direction, in a given direction बोल दो या in a particular direction is called velocity। भाई क्या होती है वेलोसिटी? कि the rate of change of position, यही तो स्पीड की डेफिनेशन थी। rate of change of position of an object इन एनी डायरेक्शन लिखवा दिया था। यहां पे क्या लिखवाया था? इन एनी डायरेक्शन। अगर मैं एनी डायरेक्शन लिख दूं, मैंने किधर भी जाए वो हमें मतलब नहीं है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाए तो वो स्पीड बढ़ जाती है। मैंने बोला कि पर्टिकुलर डायरेक्शन 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द नॉर्थ, टुवर्ड द साउथ, टुवर्ड द ईस्ट, तो वो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। कुछ अंतर समझ में आया? तो आपको मैं बोल दूं एग्जांपल के लिए, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको जाना है टुवर्ड नॉर्थ, तो ये बन गई आपकी वेलोसिटी। अगर 20 किलोमीटर पर आवर ही बोलता हूं तो वो बन जाएगी स्पीड। दोनों का स्पीड हो या वेलोसिटी को हो, दोनों को v से ही रिप्रेजेंट करते। कई बच्चे सोच लेंगे स्पीड को s से रिप्रेजेंट करेंगे। s से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी हो चाहे आपकी स्पीड हो, दोनों को v से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्क क्या रहेगा? वेलोसिटी है तो उसको वेक्टर लगा देंगे। मैं पहले भी बताया था कि वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना होता है हमें ऐसा मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। बस इतना अंतर आना है रिप्रेजेंटेशन में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको बोल दिया ना चेंज इन पोजीशन। क्या बोल रहा है? चेंज इन पोजीशन। जब चेंज इन पोजीशन की बात कर रहा है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात कर रहा है, लेकिन जब पर्टिकुलर डायरेक्शन का जिक्र कर तो डिस्टेंस ही क्या बढ़ जाती है भाई? डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है। डिस्टेंस ही क्या बढ़ जाती है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है। तो मैंने यहां लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इस प्रकार से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, आपने पढ़ा था, और तो वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंट v से करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट की बात करूं तो जिस प्रकार से स्पीड की थी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है तो मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो लिख देना सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वांटिटी मैंने बता दी वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, पहले भी लिखवा चुका हूं मैं सारी चीजें। डायमेंशनल
फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूले में तीन चीज होती है, एम, एल और टी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहें तो इसमें लेंथ दिख रही है, डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होती है तो एल तो है, टी अपोन में है तो टी भी है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एम मास कहीं जिक्र नहीं कर रहा तो मास नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। बनाना आपको मैं अलग से सिखाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा डायमेंशन फॉर्मूला को, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो यहां से। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी में, वेक्टर क्वांटिटी ना, वेलोसिटी में दोनों चीज होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस में डायरेक्शन भी होती है भाई, प्लस में डायरेक्शन भी होती है। आपको मैंने बता दिया कि 20 किलोमीटर है पर आवर है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, जैसे लिख दिया मैंने ओनली मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हो गया मॉडुलस। और अगर नॉर्थ लगा दूंगा तो वेक्टर का, इसमें वेक्टर अगर आ गया तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी, यानी कि ये रही मैग्नीट्यूड और ये रहा प्लस में डायरेक्शन। तो इस प्रकार से वेलोसिटी का पूरा टॉपिक आपको बता दिया गया है। सारी चीजें नोट डाउन जरूर कर लेना, एक एक चीज पॉइंट बनाते हुए नोट करना है, मैंने एक जगह लिख दी है। अब आपको करना क्या है, वेलोसिटी के टाइप्स। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जिस प्रकार से स्पीड के टाइप थे वही के वही सेम टाइप आपके वेलोसिटी के मिल जाएंगे। नंबर पे हम बात करेंगे, जिस प्रकार से यूनिफॉर्म स्पीड थी इसी प्रकार से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी। तो लिखिए, ए बॉडी इज said to be in uniform velocity if a body cover equal displacement in equal interval of time। समझ में आ रहा होगा, इंटरवल ऑफ टाइम। ये मैंने पहले बताया था, वहां आपको लिखवा देते यूनिफॉर्म स्पीड में कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहां पे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, या हमने जिक्र कर दिया किसका, डिस्प्लेसमेंट का, सिर्फ ये चेंज करा है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी ये मानी जाएगी। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल आपने लिख लिया। क्या बताया, इस बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन हो गई, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल दूरी तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगली डेफिनेशन नोट करिए, सेकंड वाली लिखेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी, या इसको हम एक नाम और देंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोला गया कि एक बॉडी को हम मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी कह सकते हैं if either speed or direction changing और both change, ये भी हो सकता है both changing। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो वेरिएबल वेलोसिटी कब कहेंगे भाई, वेरिएबल वेलोसिटी कब कहोगे, या तो उसकी क्या चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज हो रही हो भाई, क्या चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज हो रही हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, क्या चेंज हो रही हो, डायरेक्शन, या फिर दोनों चेंज हो रही हो भाई, डायरेक्शन और स्पीड आपको दोनों चेंज हो रही, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो या फिर दोनों चेंज हो रही हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। तो दोनों कवर हो गई है, नोट डाउन कर लेना इनको, डेफिनेशंस को। उसके बाद में अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हो गए बेटा नोट डाउन, तो आप ओके बिठा देते हैं। तो दो टाइप हो चुके हैं आपके। उसके बाद में हम थर्ड टाइप पे बात करते हैं। थर्ड टाइप क्या है, देखिए, एवरेज वेलोसिटी। जो थर्ड टाइप रहेगा आपका वो रहेगा एवरेज वेलोसिटी। थर्ड टाइप आपका रहने वाला है एवरेज वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज
डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम टेकन बाई टोटल टाइम टेकन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम टेकन. तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो एवरेज वेलोसिटी के आप फॉर्मूला लिख लो. अब क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे उसमें टोटल डिस्टेंस होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसको क्या करना है? टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देना, टोटल टाइम से. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी इज दी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कवर होती है, ये नोट डाउन करिए. उसके बाद में फोर्थ टाइप है, ये लास्ट टाइप रहेगा आपका, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस. द वेलोसिटी लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक है बेटा. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वेलोसिटी का वेक्टर, क्योंकि v तो स्पीड बन जाती है और इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, वेलोसिटी बन जाती है. और जैसे उसका फॉर्मूला था dx/dt, तो ये आपकी फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम की पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो वो उसकी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. v = dx/dt. ये हो गई चार टाइप आपके, चारों टाइप है, आप उतार लिए होंगे. आपको आगे चलते आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन. भाई देखो, मोशन हमने पढ़ा था. मोशन, अगर अपनी पोजीशन को कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है विद इट्स सराउंडिंग या रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, तो हम उसको बोलते हैं मोशन. अब मोशन के दो टाइप हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या बताया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन भाई, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नोट डाउन कर लेते हैं. लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in नॉन यूनिफॉर्म मोशन. भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, यानी कि ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन है भाई, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, अभी यूनिफॉर्म पढ़ा रहे. इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यही डेफिनेशन हमने लिखवा दी थी यूनिफॉर्म स्पीड में, ऐसी डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. वेलोसिटी में बता दिया था कि ये डिस्टेंस नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सिर्फ इतना ही अंतर था. बाकी स्पीड, ये डेफिनेशन है तीनों लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है मामूली सा. तो यूनिफॉर्म मोशन आपका कवर होता है. उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला, यानी कि काइनेमेटिक्स फॉर्मूले की बात करें हम, काइनेमेटिक्स फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का, हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो आप हेडिंग डालना काइनेमेटिक्स फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो ये आप यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखनी है आपको. तो छीगरी क्यों सा, तो काइनेमेटिक्स फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में हम लिखते हैं. यहां मानते कि ओरिजिन है O, यहां से एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट इधर की साइड में x डिस्प्लेसमेंट तय करता है, मतलब x के एक्सिस में जा रहा है. मान लेते हैं उसका शुरू में टाइम था 0, फिर हुआ उसको टाइम t, और उसके बाद में टाइम t डैश. समझिए कि शुरू में ऑब्जेक्ट इधर x के डायरेक्शन में आया, तो उसको हमने जहां से ऑब्जर्व करना शुरू करा वहां पे टाइम 0 था, फिर कुछ t टाइम गुजरा, फिर t डैश, मतलब सब शुरू में 0 सेकेंड,
फिर 1 सेकंड या फिर 5 सेकंड या फिर 0, 5 और 10। इसका मतलब ये हो गया कि 3 अलग अलग टाइम पे हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो 0 हो गया और एक t हो गया और एक t डैश। यहां तक क्लियर हुई आपको कि ऑब्जेक्ट है x डायरेक्शन में जा रहा है और हमें 3 इंस्टेंट पे हमें चेक करना है। यहां तक देखिए, आगे चलते हैं। जब टाइम 0 था तो उसका डिस्प्लेसमेंट था x नोट, क्योंकि वो चला ही नहीं। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। और जब टाइम t हुआ तो वो x चला, और जब t डैश हुआ तो x डैश चल दिया। ये मान लो कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसने शुरुआत में टाइम 0 था तो वहीं की वही था, तो x नोट तय करी। टाइम t हुआ तो उसने x डिस्टेंस तय कर लिया, t डैश हुआ तो x डैश उसने डिस्टेंस कवर कर ली। ये आपने ग्राफ पढ़ा है ना, ग्राफ में आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे मान लेना है, लेट कर लेना है ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये विद वेलोसिटी v x एक्सिस के अलोंग जा रहा है और ये हमने इंस्टेंट पे हमने इसको देख लिया। अब हमें क्या करना, देखिए हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी इन इंटरवल 0 से टाइम t। मतलब मुझे इस गैप में क्या चाहिए भाई? वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए यहां पे? वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? देखो शुरुआत में मान लो 0 टाइम था तो आपकी जो डिस्टेंस थी आपकी 0 थी, फिर टाइम t गुजरा, 5 सेकंड गुजरे, आपने 15 मीटर दूरी तय कर ली। तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? फाइनल में से इनिशियल को घटा के। तो 15 में से 0 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यानी कि जो फाइनल है आपका डिस्प्लेसमेंट x, फाइनल जो डिस्टेंस कवर करी, और पहले कितनी थी? माइनस का x नोट। जैसे मान लो आपकी 0 थी, आप कितनी होगी? 7। तो टोटल कितना दूरी तय करी आपने? तो 7 माइनस का 0 कितनी करी? 7। अगर मान लो इसकी जगह 2 होता तो 7 में से 2 गया तो कितनी दूरी तय करी आपने? 5। तो यही तो हम कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके बीच का गैप निकल जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच का इंटरवल में वेलोसिटी पूछ रहा हूं मैं। टाइम कितना? पहले टाइम था 0, अब हो गया t, तो यानी कि t माइनस का 0। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, x माइनस का x नोट बाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आंसर वी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स नोट। माइनस को इधर लेके आएंगे प्लस का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यूनिफॉर्म मोशन की। तो आप उतार सकते हो, ये इक्वेशन बनी है किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। वी इज द वेलोसिटी, एक्स नोट जो आपकी टाइम टी के बाद में 0 टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट था, और एक्स होगी जो टाइम टी के बाद में डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से आप देख सकते हो, यहां 1 रखते हो और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नोट पे तो 0 है ही, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये टाइम के साथ साथ क्या होता चली जाएगी? चेंज होगी। जैसे टाइम बढ़ेगा एक्स आपका बढ़ता चला जाएगा। देखिए एक्स डैश हो जाएगा एक टाइम और बढ़ते ही। तो इस प्रकार से हमने ये वेलोसिटी निकाल दी और यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई हमारे पास। यह लिख दें दिस इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन किसके लिए? पोजिशन के। दिस इक्वेशन गिव पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टी, मतलब टी टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे टाइम को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि पोजीशन आएगी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी कवर होगी वो उसको क्या करते जाएगी? कवर। तो पोजीशन का मतलब होगी यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ये एक इक्वेशन हमने बना दी। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें, वेलोसिटी इन नेक्स्ट जो इंटरवल है आपका कितना है? टी से टी नोट का जो इंटरवल है उसमें आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा, एक्स डैश में से इस एक्स को माइनस कर देंगे। अगले गैप की बात कर रहे हैं ना, इस गैप की। अब इसको नहीं देखना, अब सिर्फ इसको देखना है। इस गैप को देखोगे आप तो एक्स डैश माइनस एक्स देख सकते हो, और टाइम हो गया टी डैश माइनस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू होगा एक्स डैश माइनस का एक्स बाई टी डैश माइनस का टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स डैश माइनस का एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से v टी डैश माइनस टी। माइनस की तरह के प्लस का तो एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस v टी डैश माइनस का टी। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन तैयार कर ली है।
काइनेमेटिक्स फॉर्मूले तैयार कर लिए कि ये इक्वेशन हमने तैयार करी थी, इससे पहले एक इक्वेशन तैयार करी थी, दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो क्या होता है, देखिए इसी की जैसा डेफिनेशन है, लिख देता हूं मैं, कुछ सारे समझ में। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो 2 बार वीडियो को देखे, 3 बार देखे, लेकिन आपको समझ में तभी आएगी, क्योंकि एक बार में कोई चीज नहीं आती है, धीरे धीरे सीखोगे आ जाएगी। और ध्यान से, आपका माइंड कहीं जाना नहीं चाहिए, बीच में माइंड गया तो समझ लो आपका टॉपिक गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भाई, आप इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम डेफिनेशन हो जाएगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it cover equal distance in unequal interval of time, unequal interval of time। सेम में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ हमने क्या करा, इक्वल की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे अनइक्वल लिख दिया। पहले इक्वल हुआ करता था, अब अनइक्वल हो गया। पहले यूनिफॉर्म हुआ करता था, अब लगा दिया नॉन आके, नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना सा आपने काम करा है, बाकी सब कुछ सेम है। इक्वल इंटरवल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इक्वल डिस्टेंस की जगह अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल भी कर सकते हो, मतलब दोनों में से किसी को भी आप एक को अनइक्वल बना देना। यहाँ पे आपको इक्वल इक्वल दिख रहे हैं दोनों जगह, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिखो तो आप दोनों में से एक को अनइक्वल तैयार कर देना, आपका नॉन यूनिफॉर्म कवर होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल 1-2 करने की कोशिश करते हैं। सारे फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, जितने भी फॉर्मूले अभी तक आ चुके हैं वो सारे एक जगह नोट डाउन करते चले जाना, क्योंकि डेफिनेशन जितनी भी लिखवाई है ना मैंने, उन सभी में फॉर्मूले थे और वो फॉर्मूले बड़े काम के हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन, लिख देता हूं मैं, 60 किलोमीटर ट्रैक, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, या देख लेना 60 किलोमीटर का ट्रैक है। ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर, ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है। 60 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें पहली 30 किलोमीटर उसने यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करी। हाउ फास्ट मस्ट बी द ट्रेन ट्रेवल टू नेक्स्ट 30 किलोमीटर so as to average 40 किलोमीटर पर आवर for the entire trip। देखिए बेटा, बात ऐसी है कि घर जैसी है, बात ऐसी है कि देखिए समझते कोई बड़ी बात नहीं है। एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, मान लेते हैं, हम एक सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। यहां से मैंने एक ट्रैक बनाया, मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गए, 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ध्यान से समझना। आगे क्या कह रहा है कि जो पहली 30 किलोमीटर, मान लो यह हो गई हाफ, यहां तक एक डी पोजीशन लगा लो या सी पोजीशन लगा लो, 30 किलोमीटर। यहां की स्पीड थी 30 किलोमीटर, यह किलोमीटर हो गई, और यह हो गई किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड दे रखी है, हाउ फास्ट मस्ट बी द ट्रेन ट्रेवल टू नेक्स्ट 30 किलो। अब कितनी बच गई, यहां से 30 बच गई, ये तो 30 तो हो ही चुकी कवर, अब 30 बच गई। इसकी स्पीड मान लेते हैं मैक्स किलोमीटर पर आवर हो गई, ताकि एवरेज 40 किलोमीटर आ जाए। टोटल लगाए ना तो एवरेज कितनी आनी चाहिए अपनी, 40 किलोमीटर पर आवर। बस इतना क्वेश्चन समझ में आया। आपको याद करिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इतनी सी बात है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही है। टोटल डिस्टेंस कितनी है तो आप देखोगे 60 है,
एवरेज वेलोसिटी भी हमें गिवन है, कितनी है भाई, ये रहा 40, तो मैं लिख रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर। इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल देखोगे 30 + 30 यानी कि 60 हमें दे रखी है। टोटल टाइम नहीं पता, टाइम है ही नहीं, तो टाइम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस इजिकल स्पीड इजिकल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला पढ़ाया है अब कोई बच्चा ये तो कह नहीं, स्पीड इजिकल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इजिकल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, पहले की बात करूं तो 30 है, स्पीड कितनी है 30 है, तो आ गया यानी कि 1 आवर, क्योंकि आवर में चल रहा था सारा सौदा। इस वाले की बात करूं तो मैं 30 हो गया ऊपर, x आवर है तो ये टोटल आवर हो गया, x किलोमीटर पर आवर थी, तो ये हो गया टाइम नंबर 1, ये हो गया टाइम नंबर 2। यहां पुट कर देता हूं क्योंकि टोटल टाइम निकलेगा t1 + t2, जैसे टोटल डिस्टेंस निकली x1 + x2, तो t1 कितना हो जाएगा, तो 1 + 30/x, और क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करेंगे तो 40 प्लस में 40 इंटू में 30 डिवाइड बाई x, मल्टीप्लाई करें इक्वल टू में 60, ये प्लस का 40 उधर जाके माइनस का 40, 60 माइनस का 40, 40 इंटू में 30 डिवाइड बाई x। यहाँ से आप देखोगे तो बच गया यहाँ पे 20, 40 इंटू में 30 डिवाइड बाई x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई में ये वापस, यानी कि हमने इंटरचेंज कर लिया भाई। बोलो समझ में आई नहीं आई, यहाँ जो वैल्यू आई 20, यहाँ जो वैल्यू आई 20 वो इधर भेज दी, इसको इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप इतना तो मैथ आता ही होगा। 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 30 से करेंगे 30 दूनी 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू हमने निकाल दी, यही तो निकालनी थी। तो आराम से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिया। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपकी कंपटीशन, एयरफोर्स, नेवी, यहाँ आपको क्वेश्चन ये मिलते रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपको एग्जाम में भी मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन। धीरे धीरे आपको बड़े क्वेश्चन जो IIT लेवल के होते हैं, तो सिंपल लेवल था, इसमें कोई है नहीं, 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, तो आगे चल के आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अब हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन का, आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे द डेफिनेशन, लिखिए द रेट ऑफ change of velocity, the rate of change of velocity per unit time is called acceleration। भैया क्या बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख दी तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, तो चेंज इन वेलोसिटी लिख देता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी तक 9th क्लास में हम लिखते आए थे v माइनस का u/t। अब कैसे लिखेंगे, देखो चेंज को लिखने के लिए हमारे पास आएगा चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v बाई डेल्टा x, डेल्टा t एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये है लार्ज चेंज के लिए, ये जो लिख रहा हूं मैं ये है लार्ज चेंज के लिए। स्मॉल चेंज करना हो तो हम लिख सकते हैं dv बाई dt, ये है स्मॉल चेंज के लिए, ये चेंज के लिए दिखाने के लिए। तो चेंज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो हम लिख देते हैं dx बाई dt। हर एक का ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, dx बाई dt। ठीक बेटा, तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन के बारे में इतना तो पता लग गया कि वेलोसिटी में चेंज है। चलो एक्सेलरेशन कैसी यूनिट है, तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस में डायरेक्शन भी है। पता लग गया एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, तो देखो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन में सेकंड, यही होती है ना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की। टाइम में कैसे यूनिट क्या होती है सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हो भाई वेलोसिटी आई उसकी कितनी होगी मीटर पर सेकंड, और टाइम है ही पहले से ही, तो ये लो, तो m अपॉन में s की पावर 2 ये हो गई। या इसको आपको ये भी लिखा मिल जाएगा m s की पावर -2 भी लिखा मिल जाएगा। सीजीएस यूनिट की बात करूं मैं, सीजीएस
तो मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया जा चुका है। आप देखोगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, LT-1 होता था वेलोसिटी का। टाइम का T है ही, तो यानी कि ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना LT-2। वेलोसिटी को निकालना सिखाया था, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि dx/dt। डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं L, टाइम के लिए लेते हैं T, तो LT-1 हो गया था वेलोसिटी के लिए, LT-1 हो गया था। LT-1 यहाँ रखा, डिस्प्लेसमेंट में टाइम T हो गया, ऊपर जाके माइनस का LT-2, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करने वाले टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। डिफरेंट टाइप ऑफ, हेडिंग डाल लेना। अब ये सारे जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं ना मैंने आपको, ये सारे आपको नोट डाउन कर लेने हैं, एक पॉइंट बड़ा बना के करने अलग से, स्टार मार्क करते चले जाओ या एरो डालते चले जाओ और उसको सोल्व करिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखिए, द एक्सेलरेशन इज said to be in uniform, the acceleration is said to be in uniform acceleration if its velocity change in equal amount, if its velocity change in equal amount in equal interval of time, in equal interval of time। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म, यानी कि जिसकी वेलोसिटी चेंज हो। देखो वेलोसिटी चेंज होने को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन वो किस में हो, इक्वल अमाउंट में हो। किस में हो, इक्वल अमाउंट में। मतलब अगर वो इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि 1 घंटे में अगर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अंतर आ रहा है, कितना, 1 आवर में 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अंतर आ रहा है, तो अगले 1 आवर में भी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही डिफरेंस आना चाहिए। तो इस तरह का मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या हम इसको कहें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या अगर हम इसको कहें ना तो इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो लिखिए एक्सेलरेशन इज सेड टू बी, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन if its velocity change in unequal amount in equal interval of time, equal interval of time। आप देख सकते हो क्या चेंज करा है, इक्वल की जगह मैंने अनइक्वल लगाया है, यहां पे आप देख पाओगे, और इक्वल इंटरवल की जगह इक्वल इंटरवल ही रहा है। हाँ एक चीज और चेंज करिए, वेरिएबल, ये यूनिफॉर्म की जगह क्या लगा दिया, नॉन यूनिफॉर्म लगा दिया, यानी कि वेरिएबल लगा दिया। ये आपकी डेफिनेशन हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। उसके बाद में अगला टाइप है थर्ड और फोर्थ, लास्ट के 3 और 4 और बचे हैं। एक बच गया आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बच गया अभी, एवरेज एक्सेलरेशन थर्ड नंबर पे। एक बच गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यह लिख देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज
डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, it is defined as the ratio of total change in velocity to the total time taken, total time taken। ध्यान से समझिए कि it is the defined as the ratio of total change in velocity of an object, भी कर देना है यहां पे of an object, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट में की वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे फॉर्मूला लिखिए, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो लिखिए एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू में क्या लिखोगे, चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, यही लिखोगे फॉर्मूला। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मैथमेटिकली फॉर्म लिखेंगे तो ए एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो मान लेते दूसरी वाली को v2, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी उसको v1, दूसरी वाली को v2, यानी कि v माइनस का u लिखते थे ना, अब 11th में आ गए तो उसको हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस का v1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। टोटल टाइम है तो t2 माइनस का t1। चेंज को हम निकालने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, लार्ज चेंज के लिए, तो ये हमने चेंजमेंट के लिए लिख दिया भाई। तो ये देख लो हमारी एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकल के आई है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बाद में 4th नंबर पे हमारी रहेगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको और देख लेते हैं। 4th नंबर पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन of an object at particular instant acceleration of an object at a particular instant is called या is known as instantaneous acceleration। भाई क्या लिख दोगे कि एक्सेलरेशन किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछा जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसको तो एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंटेनियस के लिए पूछा जाएगा तो डी बाई डी टी। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्सेलरेशन निकालोगे तो डी बाई डी टी, और वेलोसिटी की जगह ये रख दोगे तो डी एक्स बाई डी टी। फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डी का स्क्वायर अपॉन में डी टी का स्क्वायर इंटू में एक्स। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद में एक चीज और नोट करोगे आप लोग, एक्सेलरेशन 3 प्रकार से होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है जीरो। 3 प्रकार से बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ध्यान से समझना इस चीज को। पॉजिटिव वो एक्सेलरेशन होता है जिसमें इंक्रीज होती है, क्या बताया, स्पीड इंक्रीज होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें स्पीड रिड्यूस होती है। भाई क्या बताया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है जिसमें स्पीड इंक्रीज होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें स्पीड रिड्यूस होती है, और जिसमें कोई स्पीड का चेंज नहीं आता है। जिसमें चेंज नहीं आता है स्पीड में तो वो बढ़ जाती है जीरो एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिए, मान लो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, एक पोजीशन पे ए पे और बी पे पहुंचे आप, तो वहां पे भी आपने देखा आपकी स्पीड कितनी है उस टाइम तक, बी तक पहुंचने तक 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ऑब्जर्व करा कि मैं जब एक्सेलरेशन निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस का यू बाई टी, या फिर कह सकते हैं v2 माइनस का v1। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, शुरुआत में कितनी है 30 डिवाइड बाई टाइम जो भी है, तो 30 में 30 गया तो जीरो। यानी कि जब आपकी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी स्पीड, या हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, मान लो 40 से आपकी 80 हो गई, बढ़ रही है ना, तो ये हो गई आपकी फाइनल और ये हो गई आपकी इनिशियल। तो हम बात करेंगे 80 माइनस का 40, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 80 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, तो प्लस में आएगा ना, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, मान लो आपकी स्पीड थी 80 और अब हो गई 40, यानी कि इनिशियल थी u और ये हो गई फाइनल,
तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल होता है फॉर्मूला, तो 40 माइनस का 80 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि स्पीड जब आप ब्रेक लगाओगे ना, या इसको हम बोलेंगे ब्रेक लगाएंगे ना कार के, मोटरसाइकिल जिसके भी, तो आपके नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भाई, रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो बेटा अभी तक का ये जो तीनों क्लास आपको करवा दी गई काइनेमेटिक्स की, ये पूरी बेसिक्स थी, 9th क्लास की इंट्रोडक्शन था, ये समझ लो, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया गया है, जो 9th में था उतना ही है, और आपके 11th में भी उतना ही है जितना करवा दिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। अब इस क्लास के बाद में आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल ऊपर की तरफ आता रहेगा। तो अब क्लास को मिस नहीं करनी है, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना, क्योंकि बिना बेसिक के आप कभी भी, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, आप ऊपर सक्सेस कैसे होंगे। तो इसलिए नींव को मजबूत करने के लिए पहले 3 क्लास बहुत जरूरी है। 9th के बच्चे भी इन क्लास को देख लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।